संसद सदस्यों और पूर्व सदस्यों के वेतन, दैनिक भत्ते, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में आधिकारिक तौर पर वृद्धि 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी या बढ़ोतरी। सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख से बढ़कर हुआ 1,24,000 रूपए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2025 रिपोर्ट हुई जारी। चरम मौसम की घटनाओं ने ऊर्जा की मांग को किया प्रभावित। वैश्विक स्तर पर 300 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की हुई वृद्धि। 24 मार्च को मनाया गया विश्व तपेदिक दिवस। वैश्विक प्रयासों द्वारा वर्ष 2000 से अब तक 89 मिलियन लोगों की बचाई गई जान। भारत में है दुनिया के 26% टीबी के मरीज। भारत अफ्रीका नौसेना अभ्यास की हुई घोषणा। एकयम रखा गया अभ्यास का नाम। अभ्यास में 10 अफ्रीकी देश होंगे शामिल। सरस्वती सम्मान 2024 की हुई घोषणा। भद्रेश दास को दिया जाएगा यह सम्मान। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है यह पुरस्कार। हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों और पूर्व सदस्यों के वेतन, दैनिक भत्ते, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में आधिकारिक तौर पर वृद्धि की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। बता दें कि यह परिवर्तन संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत किया गया है। यह बढ़ोतरी आयकर अधिनियम 1961 में उल्लिखित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक पर आधारित है। वृद्धि के अंतर्गत सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,44,000 रूपए कर दिया गया है। वहीं दैनिक भत्ता 2,000 रूपए से बढ़ाकर 2,500 रूपए कर दिया गया है। इसके अलावा पूर्व संसद सदस्यों की पेंशन 25,000 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 31,000 रूपए प्रतिमाह कर दी गई है। गौरतलब है कि सांसदों के वेतन में वृद्धि का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। इस संबंध में एक संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जाता है। जब राष्ट्रपति इस विधेयक को मंजूरी देते हैं तो इसे अधिनियम का रूप दे दिया जाता है। इसके बाद सरकार राजपत्र जारी करके इसे लागू कर देती है। गौरतलब है कि पहले सांसदों के वेतन और भत्ते को समय समय पर संशोधित करने के लिए वित्त मंत्रालय को अधिकृत किया गया था, लेकिन 2020 में एक संशोधन के बाद सांसदों के वेतन में संशोधन अब संसद द्वारा ही किया जाता है। हालिया खबरों के अनुसार भारत मार्च 2025 में जल्दी हीटवेव का अनुभव कर रहा है। दिल्ली, कर्नाटक, गोवा और झारखंड जैसे क्षेत्र हीटवेव अलर्ट के अंतर्गत शामिल हैं। बता दें कि हीटवेव एक ऐसी अवधि है जिसमें किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से अपेक्षित तापमान की तुलना में असामान्य रूप से उच्च तापमान होता है। इसलिए जिस तापमान पर हीटवेव की घोषणा की जाती है वह उस क्षेत्र के तापमान, जलवायु विज्ञान, ऐतिहासिक तापमान के आधार पर जगह जगह अलग अलग होता है। IMD किसी क्षेत्र में हीटवेव की घोषणा तब करता है जब मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ियों में 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। गौरतलब है कि उच्च आर्द्रता, तेज हवा की गति, गर्मी की लहरों की अवधि आदि जैसे सहायक मौसम संबंधी कारकों से गर्मी की लहरों का प्रभाव बढ़ जाता है। शुरुआती गर्मी में हीटवेव का कारण बनने वाली प्रमुख मौसमी घटना अरब सागर के ऊपर एक प्रतिचक्रवाती तूफान है। यह प्रतिचक्रवाती तूफान उत्तर उत्तर पश्चिम से तटीय क्षेत्रों में हवाओं को खींचता है, जिससे शुरुआती गर्मी की लहरें आती हैं। उल्लेखनीय है कि असाधारण रूप से शुष्क सर्दी और कमजोर लानीना ने मौसम को बिगाड़ दिया है, जिससे सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। हीटवेव के स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव में आमतौर पर निर्जलीकरण, हीट क्रैम्प, हीट थकावट या हीट स्ट्रोक शामिल होते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 जारी की गई। इस संस्करण में आवश्यक मीठे पानी के संसाधन उपलब्ध कराने में अल्पाइन ग्लेशियरों सहित पर्वतीय जल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है। मीठे पानी की आपूर्ति में हिमयुक्त पहाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पहाड़ों को अक्सर दुनिया की जल मीनार के रूप में जाना जाता है। वे जलाशयों के रूप में कार्य करते हैं तथा ग्लेशियरों और बर्फ के पानी में विशाल मात्रा में पानी का भंडारण करते हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन ग्लेशियरों और बर्फ कवर की स्थिरता को तेजी से प्रभावित कर रहा है। इससे पानी का प्रवाह और अधिकतम अनियमित हो रहा है। बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे पानी की मौसम उपलब्धता कम हो रही है। हिमालय, एंडीज और आल्प्स जैसी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में ग्लेशियरों के तेजी से पीछे हटने से स्थिति और खराब हो गई है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट जल और स्वच्छता मुद्दों पर UN वाटर की प्रमुख रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट हर साल विश्व जल दिवस यानी 22 मार्च को जारी की जाती है। यह रिपोर्ट हर साल एक अलग थीम पर ध्यान केंद्रित करती है। उल्लेखनीय है कि विश्व जल दिवस 2025 की थीम ग्लेशियर संरक्षण है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2025 रिपोर्ट जारी की गई।
इसके अनुसार चरम मौसम की घटनाओं, विशेष रूप से उच्च तापमान ने ऊर्जा की मांग को काफी प्रभावित किया है। इससे प्राकृतिक गैस और बिजली की मांग में 20% की वृद्धि हुई है तथा 2024 में कोयले के उपयोग में वृद्धि हुई है। बता दें कि वैश्विक स्तर पर बिजली के बढ़ते उपयोग के पीछे कई कारण हैं। इनमें अत्यधिक तापमान के कारण शीतलन की बढ़ती मांग, उद्योगों द्वारा बढ़ती खपत, परिवहन का विद्युतीकरण आदि प्रमुख कारण है। गौरतलब है कि 2024 में बिजली की मांग में कुल वृद्धि में उद्योग क्षेत्र का योगदान लगभग 40% था। गत वर्ष उद्योग क्षेत्र में बिजली के उपयोग में लगभग 4% की वृद्धि हुई, जो 2023 की तुलना में अधिक है। साथ ही रिपोर्ट के अनुसार रिकॉर्ड उच्च तापमान के कारण वैश्विक स्तर पर 300 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हुई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की बात करें तो यह एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। वर्ष 1974 में उत्पन्न हुए तेल संकट के बाद इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। बीते दिनों 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया गया। यह दिवस क्षय रोग या टीबी के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी की बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु की खोज का प्रतीक है। विश्व तपेदिक दिवस 2025 की थीम है, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध, निवेश और परिणाम। बता दें कि टीबी को समाप्त करने के वैश्विक प्रयासों से 2000 से अब तक 89 मिलियन लोगों की जान बचाई गई है। हालांकि अभी भी इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका है। वर्ष 2023 में दुनिया भर में लगभग 10.8 मिलियन लोग टीबी से प्रभावित थे। वहीं भारत की बात करें तो दुनिया के 26% टीबी के मरीज भारत में हैं। बता दें कि राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। बता दें कि तपेदिक या टीबी एक घातक संक्रामक बीमारी है। यह बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होती है। यह जीवाणु मुख्य रूप से फेफड़ों पर आक्रमण करता है, किंतु यह शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। यह संक्रमित व्यक्ति के खांसी, छींक आदि के माध्यम से प्रसारित होता है। उल्लेखनीय है कि तपेदिक को रोकने के लिए नवजात शिशुओं को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। हाल ही में भारत ने पहली बार भारत अफ्रीका नौसेना अभ्यास की घोषणा की है। यह अभ्यास महाद्वीप और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा। इस अभ्यास का नाम अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट अर्थात एकेम रखा गया है। इसका संस्कृत में अर्थ होता है एकता। यह अभ्यास 10 अफ्रीकी देशों के साथ आयोजित किया जाएगा और 6 दिनों तक चलेगा। बता दें कि यह अभ्यास हौथी विद्रोहियों से लगातार बढ़ते खतरे की पृष्ठभूमि में शुरू किया गया है। बता दें कि यह अभ्यास भारतीय नौसेना और तंजानिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स यानी TPDF द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में तंजानिया, कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स और दक्षिण अफ्रीका भाग लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना और चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति, समुद्री डकैती और हौथी विद्रोहियों के खतरे का सामना करना है। गौरतलब है कि अफ्रीका के साथ भारत की एक अन्य सहयोग पहल हिंद महासागर जहाज सागर है। इसके तहत अपतटीय गश्ती पोत INS सुनयना को 5 अप्रैल से 8 मई तक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। INS सुनयना दार एस सलाम, नाकाला, पोर्ट लुइस, पोर्ट विक्टोरिया और माले के बंदरगाहों का दौरा करेगा। साथ ही यह जहाज तंजानिया, मोजाम्बिक, मॉरिशस और सेशल्स के विशेष आर्थिक क्षेत्रों की संयुक्त निगरानी भी करेगा। हाल ही में पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। बता दें कि राजीव गौबा झारखंड कैडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी है। उन्होंने 2019 से अगस्त 2024 तक देश के शीर्ष नौकरशाह के रूप में कार्य किया है। इससे पहले गौबा केंद्रीय गृह सचिव, शहरी विकास मंत्रालय में सचिव और झारखंड के मुख्य सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। गौरतलब है कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक सलाहकारी संस्थान है। इसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया था। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। नीति आयोग का विजन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराना है। उल्लेखनीय है कि यह एक असंवैधानिक निकाय है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा इस संगठन के 4 और पदेन सदस्य होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। साथ ही इसके कुछ पूर्णकालिक सदस्य और कुछ अंशकालिक सदस्य भी इस संगठन में शामिल हैं। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2024 की घोषणा की गई। संस्कृत विद्वान भद्रेश दास को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान भद्रेश दास को संस्कृत में उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए
प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि साधु भद्रेश दास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित संस्कृत विद्वान और बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के एक भिक्षु हैं। उन्हें भारतीय दर्शन में एक अग्रणी बुद्धिजीवी के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। उन्होंने आधुनिक युग में भारत की पारंपरिक वैदिक ज्ञान प्रणाली को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। वहीं सरस्वती सम्मान की बात करें तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। बता दें कि यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के अंतर्गत एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। पुरस्कार के लिए उम्मीदवारों का चयन विद्वानों और पूर्व पुरस्कार विजेताओं के एक पैनल द्वारा किया जाता है। आइए खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। सांसदों के वेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संसद सदस्यों के वेतन में परिवर्तन संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत किया जाता है। 2. सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,24,000 रुपए कर दिया गया है। 3. सांसदों का दैनिक भत्ता 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,400 रुपए कर दिया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, विश्व तपेदिक दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। 2. यह दिन तपेदिक के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 3. विश्व तपेदिक दिवस 2025 की थीम है हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और परिणाम। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह रिपोर्ट हर साल विश्व पृथ्वी दिवस पर जारी की जाती है। 2. यह रिपोर्ट हर साल एक अलग थीम पर ध्यान केंद्रित करती है। 3. संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 में भूमिगत जल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना वर्ष 1974 में उत्पन्न हुए तेल संकट के बाद की गई थी। 2. इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। 3. इसके द्वारा ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट जारी की जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हीट वेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हीट वेव एक ऐसी अवधि है जिसमें किसी क्षेत्र में असामान्य रूप से उच्च तापमान होता है। 2. मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार करने पर हीट वेव की घोषणा कर दी जाती है। 3. भारत में हीट वेव की घोषणा IMD द्वारा की जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास या इंटेक की वार्षिक आम बैठक में अशोक सिंह ठाकुर को इंटेक का नया अध्यक्ष चुना गया है। बता दें कि अध्यक्ष के रूप में अशोक सिंह ठाकुर का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। गौरतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास एक प्रमुख संगठन है। इसका उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन करना है। इसकी स्थापना 27 जनवरी 1984 में हुई थी और ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। बता दें कि इंटेक भारतीय कला, वास्तुकला, पुरानी इमारतों, स्मारकों और अन्य सांस्कृतिक संपत्तियों को संरक्षित करने का कार्य करता है। बीते दिनों भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण का आयोजन किया गया। बता दें कि यह अभ्यास 19 से 22 मार्च तक गोवा के तट पर आयोजित किया गया। इस अभ्यास के लिए विमान वाहक पोत INS विक्रांत और चार्ल्स डी गॉल को तैनात किया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य युद्ध तत्परता बढ़ाना, संयुक्त सामरिक समन्वय को मजबूत करना है। गौरतलब है कि इस अभ्यास की शुरुआत साल 1993 में हुई थी। साल 2001 में इसे वरुण नाम दिया गया। यह एक वार्षिक अभ्यास है। इसका उद्देश्य अंतर संचालनीयता को बढ़ाना तथा शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना है। हालिया खबरों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी बनाने जा रही है। बता दें कि इस सफारी का नाम कुकरेल नाइट सफारी और एडवेंचर पार्क रखा गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और वन्यजीव संरक्षण को प्रोत्साहित करना है।
बता दें कि सिंगापुर से प्रेरित यह भारत की पहली रात्रि सफारी है। यह परियोजना 2 चरणों में विकसित की जाएगी, जिसमें कुल बजट 1500 करोड़ रुपए से अधिक है। बता दें कि कुकरेल वन क्षेत्र में 855.07 एकड़ भूमि पर यह सफारी विकसित की जाएगी। हाल ही में विनोद कुमार शुक्ला को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं। नौकर की कमीज और खिलेगा तो देखेंगे उनके प्रमुख उपन्यास है। बता दें कि वे यह पुरस्कार जीतने वाले 12वें हिंदी लेखक और छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। गौरतलब है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इस पुरस्कार के विजेता को 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। यह पुरस्कार भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में उत्कृष्ट लेखन के लिए दिया जाता है। हर वर्ष 26 मार्च को वर्ल्ड पर्पल डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मिर्गी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इस न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित लोगों की सहायता करना है। यह दिवस लोगों को बैंगनी रंग पहनने, जानकारी साझा करने और मिर्गी के बारे में समझ बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। बता दें कि मिर्गी जागरूकता के लिए पहला पर्पल डे 26 मार्च 2008 को मनाया गया था। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो भारत में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। यह बार बार बिना किसी स्पष्ट कारण के दौरे का कारण बनता है। हाल ही में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी MRI मशीन विकसित की है। इसे परीक्षण के लिए अक्टूबर तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य उपचार लागत और आयातित चिकित्सा उपकरणों पर निर्भरता को कम करना है। बता दें कि वर्तमान में 80 से 85% चिकित्सा उपकरण आयात किए जाते हैं। स्वदेशी MRI मशीन भारत को चिकित्सा प्रौद्योगिकी में अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। गौरतलब है कि MRI एक चिकित्सा इमेजिंग तकनीक है जिसका उपयोग रेडियोलॉजी में किया जाता है। MRI स्कैनर शरीर में अंगों की छवियों को बनाने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्र ढाल और रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। हर वर्ष 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। यह दिवस रंगमंच के महत्व को उजागर करने और इसके सामाजिक प्रभाव को याद दिलाने के लिए समर्पित है। विश्व रंगमंच दिवस 2025 की थीम है रंगमंच और शांति की संस्कृति। विश्व रंगमंच दिवस की यह थीम प्रदर्शन कला के माध्यम से शांति और समझ को बढ़ावा देने में रंगमंच की भूमिका पर केंद्रित है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को रंगमंच के विभिन्न रूपों का आनंद लेने और इसकी सांस्कृतिक महत्ता को पहचानने के लिए प्रेरित करना है। हाल ही में केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। बता दें कि यह आयोग वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करेगा तथा नीति निर्माण के लिए सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा। यह आयोग वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए नीतियां तैयार करेगा। साथ ही यह आयोग बुजुर्गों में उपेक्षा, दुर्व्यवहार, शोषण और अकेलेपन से संबंधित मुद्दों को भी संभालेगा। यह एक वैधानिक निकाय होगा जो बुजुर्गों के समग्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होगा। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।